अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन, कंटेंट, इस चैप्टर का आउटकम और कुछ हमने बेसिक्स अपनी फिजिक्स से रिलेटेड क्लियर की थी। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो हम बार बार इस बात को रिपीट करते रहते हैं कि इमेजिनेशन इज मोर देन दी नॉलेज। ये अगर इमेजिनेशन है ना तो नॉलेज में इजाफा उसी चीज से ही होगा। ये बात बहुत जरूरी है और हमें समझ भी आज कल एग्जांपल में जो प्रीवियस लेक्चर में आपको एग्जांपल दी है उससे आपको मेरे ख्याल से आएगा वापस समझा भी। अब अगर हमने थोड़ा सा रिवाइज पीछे से अगर हम देखें तो हमने साइंस की डेफिनेशन पढ़ी। ठीक है, साइंस क्या होती है, साइंटिस्ट ने साइंस से रिलेटेड क्या क्या फाउंडेशंस की हैं। ठीक है, ये लास्ट चैप्टर भी हमें काफी चीजें इस बात के बारे में बताएगा। ठीक है, और हमें ये बात समझ आई है कि अगर साइंटिस्ट इमेजिन करते ना और उस बात के लिए हमेशा वो क्यूरियस रहता है कि ये चीज कैसे क्रिएट हुई है। मेरी बात सुनो, उसको रियलिटी में लेके आता है, उसको रियलिटी में उसको प्रूव करने की कोशिश करता है। तो इसीलिए हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीजें हैं ये साइंटिस्ट ने ही इजाद की। आप जिस चेयर पे बैठे हुए हो, मैं जिस मार्कर से लिख रहा हूँ, ये पेज हद तक पेज जिस पेज पे हम लिखते हैं, ठीक है, बैग हो गया, ठीक है, चलने के लिए हमारे पास चप्पल या कपड़े हैं, मोटे मोटे कपड़े हम पहनते हैं, ये हर चीज एक तहकीक के बाद जो है ना इजाद की जाती है। ठीक है, ये साइंस है कि पहले उसको अच्छे से रिसर्च किया जाए, उसको ऑब्जर्व किया जाए, उस पर एक्सपेरिमेंट किया जाए, उसके बाद उसको क्या किया जाता है, लेके आया जाता है। तो ये नॉलेज है, नॉलेज के बाद ये सारा काम शुरू होता है। मेरी बात समझ आ गई आपको? फिर हमने ना फिजिक्स की डेफिनेशन को भी हमने साथ ही एक्सप्लेन किया था। अब अगर मैं फिजिक्स की डेफिनेशन को एक प्रॉपर तरीके से आपको थोड़ा सा गाइड करूं ना तो फिजिक्स की डेफिनेशन में हमें ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिलती है। असल हम चीज पता क्या कहते हैं कि जो फिजिक्स की ब्रांच, ये जो फिजिक्स है ना, साइंस की जो ब्रांच है, ये बेस्ड ही एक इक्वेशन पे करती है जो कि हमारे पास E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है कि मैस और एनर्जी का क्या, मैस और एनर्जी का इंटरेक्शन, ये जो इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी है ना, मैस और एनर्जी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आजकल एनर्जी रिसोर्सेज क्रिएट कर रहे हैं, हमारी बिजली है, बिजली बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बिजली ना है तो हम कोई काम हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, तो बिजली जो है ना बताना बहुत जरूरी है। साइंटिस्ट इस पे हर वक्त कोई ना कोई काम करता रहता है, चाहे वो छोटे से छोटा पार्टिकल हो चाहे वो बड़े से बड़ा पार्टिकल। वो करता क्या है, वो मैस और एनर्जी का इंटरेक्शन देखता है। क्या इंटरेक्शन है, वो ये चीज चेक करता है कि कैसे मैस एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है और कैसे एनर्जी मैस में कन्वर्ट हो रही है। ये अगर ये चीज हो जाए ना तो एक छोटा सा पार्टिकल भी ह्यूज अमाउंट में एनर्जी क्या कर सकता है, क्रिएट कर सकता है। अब सर आप रेफरेंस क्या, किस चीज का, मैं न्यूक्लियर फिजिक्स का रेफरेंस कर रहा हूं। न्यूक्लियर फिजिक्स में जब हम ये बातें पढ़ते हैं ना तो हम यही चीज आइंस्टाइन की सारी चीजों को उठाते हैं। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है, क्वांटम फिजिक्स, ये अर्ली एजेस में जो थी ना वो कुछ, और हम मॉडर्न एजेस में जो हमने पढ़ी वो कुछ। तो आइंस्टाइन ने ये हमें सारी चीजें जो है ना, ये आइंस्टाइन की भी डेफिनेशन है, ये आइंस्टाइन की भी डेफिनेशन, आइंस्टाइन ने यही डेफिनेशन अपनी बताई थी कि E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, रिलेशन बिटवीन एनर्जी रिलेशन। यहां तक बात समझ आई है? E फॉर एनर्जी, M फॉर मैस एनर्जी, M फॉर मैस और C फॉर स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2.9 कहते हैं लेकिन हम इसको राउंड ऑफ करके 3 कहते हैं। ये कांस्टेंट है, 3 × 10 की पावर 8
मीटर पर सेकंड, इस बात को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये इतनी स्पीड है और उसका ऊपर से स्केल है। अब आपको स्केल भी नजर आ रहा होगा, ये स्केल नजर आ रहा है ना सबको, ये स्केल है। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि इसका मतलब, ये स्केल का मतलब है कि आप अर्थ का 1 सेकंड में 7 चक्कर लगा लो। मींस के अगर आपकी एक अर्थ, मतलब क्या, हमें पता है कि बेजली शक्ल की होती है, लेकिन अभी हम बनाते वक्त गोल बनाते हैं। तो इस स्पीड का मतलब है कि एनर्जी में अगर आपने कन्वर्ट होना है ना, अपने आप को एनर्जी में कन्वर्ट करना है, तो एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करो, और सुनो, आप करोगे सर 1 चक्कर, क्या 1 चक्कर, नो, इस तरह के आपने कितने चक्कर लगा ले, 6 से 7, 6 to 7 राउंड अगर आप वर्ल्ड के घूमोगे ना, कितने सेकंड में, सिर्फ 1 सेकंड में। 1 सेकंड गुजरे, ये 7 चक्कर जो है ना कंप्लीट हो जाए, तो फिर आपको कंसीडर किया जाएगा कि आप जो हो ना वो क्या हो, एनर्जी। फ्लैश देखा, फ्लैश के बारे में तो सारों को पता होगा, तो किस तरह भागता है, सम टाइम तो वो दीवार के अंदर से भी गुजर जाता है। ठीक है, अगर एनर्जी की हम अगर थोड़ी सी एनर्जी की एक मिसाल लें, तो आपको सम टाइम, आपको देखो यहाँ पे मैं हाथ लगाता हूँ तो मुझे दीवार बड़ी ठंडी महसूस हो रही है, लेकिन गर्मियों में गर्म हो जाती है। क्या मैंने इसके अंदर हीटर लगाया हुआ है? क्या मैंने इसके अंदर फ्रिज लगाई हुई है, रेफ्रिजरेटर लगा हुआ है? नो। फिर ये गर्म और ये ठंडी कैसे हो रही है? क्योंकि सर बाहर से एनर्जी मिल रही है, सूरज इसको तो ट्रांसफर हो रही है। ये एनर्जी के ही जरिया है कि वो एक चीज से दूसरी चीज में ट्रांसफर हो सके। तो मींस के मास भी ट्रांसफर हो सकता है अगर वो एनर्जी हो। अब मींस के इतना मास उसको स्पीड ऑफ लाइट से घुमाया जाए, चलाया जाए, और फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाए, एनर्जी में, चाहे वो छोटा ही क्यों ना मास हो, इतनी ज्यादा एनर्जी दे देता है। अब इसकी मिसाल मेरे पास मौजूद है। वो मिसाल क्या है कि हमारा यूरेनियम का अगर मैं आइसोटॉप्स ले लूं ना, ये सबसे खतरनाक चीज है। ठीक है, वो एक थोड़ा सा भी आइसोटॉप ना जो है ना ह्यूज डिस्ट्रक्शन करने के लिए काफी है। क्यों ऐसा ना, उसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। सेकंड ईयर में हम ये सारा प्रोसेस पढ़ते हैं कि प्रोसेस डिफरेंट चेन रिएक्शंस उसके पढ़े जो भी हो। तो फिजिक्स की डेफिनेशन मैंने आपको क्या की, क्लियर की। क्या है कि अगर किसी भी मास को मैं इतनी स्पीड से ट्रैवल करवाऊं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाए, एनर्जी में। तो मैंने डेफिनेशन क्या बताई, द इंटरेक्शन बिटवीन मास एंड एनर्जी। यही तो डेफिनेशन फिजिक्स की सबसे बड़ी डेफिनेशन है जो आइंस्टाइन ने हमें एक्सप्लेन कर दी। ठीक है, उसके बाद ये एमसीक्यूज है। c की वैल्यू क्या होती है, 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये भी याद रखें, नेक्स्ट चैप्टर में हो सकता है कि आ जाए, पुराने कोर्स में तो थी, लेकिन अगर आगे नेक्स्ट चैप्टर में आ गई तो अच्छी बात है, नहीं है तो आपको तो मैंने बता दिया 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसको राइट कर लीजिएगा अपने नोट्स वगैरह पे कहीं पे। ठीक है, चले, तो ये मैंने आपको फिजिक्स की डेफिनेशन मॉडर्न तरीके से भी एक्सप्लेन कर दी। फिर इस फिजिक्स से हमने और भी चीजें हैं, सिर्फ यही नहीं है कि एनर्जी, ये तो एक ब्रांच होगी ना, हमने और भी चीजें सीखी इससे। मैकेनिकल चीजें सीखी, प्लेन कैसे बनाया जाए, कम्युनिकेशन कैसे की जाए, एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाया जाए, कम्युनिकेट। देखो इतने लॉन्ग डिस्टेंस पे कम्युनिकेट, पहले तो एक खत 30 दिनों में पहुंचता था, अब हम विद इन 1 सेकंड में हम एक प्लेस से दूसरी कंट्री या वर्ल्ड के दूसरी साइड में हम क्या कर लेते हैं, उसको कॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बहुत से इतने ज्यादा जराए हमने कहां से लिए, एडवांटेज कहां से लिए, फिजिक्स से। ये फिजिक्स के एडवांटेज थे, फिजिक्स ने ही हमें ये सारी चीजें करी। तो बात तो वहीं पे आ गई ना सर कि इमेजिनेशन इज मोर देन दी नॉलेज। तो इमेजिन करो, चीजों को क्रिएट करो। इमेजिनेशन इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए। साइंटिस्ट की इमेजिनेशन स्ट्रांग थी, वो इमेजिन करते थे, उसकी क्रिएशन पहले दिमाग में करते थे। फिर क्या आजकल हम ये काम कर सकते हैं? हम कोई ऐसी नई चीज बनाए, लेकिन एबिलिटी है ना, काबिलियत है,
दिमाग को इतना प्रिपेयर करना है हमने कि हमारा दिमाग इतना हो जाए कि हम कोई ऐसी नई चीज क्रिएट करने के काबिल हो। समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? तो ये हमारी जो है ना, हमें कहाँ से मिलती है? फिजिक्स से। फिजिक्स हमें ये बातें समझाती है और हमारे दिमाग को इतना काबिल बनाती है कि वो चीजों को समझ सके, बना सके। ओके, क्लियर हो? फिर उसके बाद हमने फिजिकल क्वांटिटी को डिस्कस किया। फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। सिंपल डेफिनेशन में अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं, इसके लिए टूल मौजूद होते हैं। इसके लिए प्रॉपर्टीज, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स दो है। एक उसकी मैग्नीट्यूड होनी चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू होना चाहिए, या तो नंबर होने चाहिए, ये तीन एक ही चीज के नाम। और दूसरा उसका यूनिट होना चाहिए। यहां तक मेरे ख्याल से आपको मालूम। और इसी तरह हमने इसके साथ ही शॉर्ट क्वेश्चन को भी अपना एक्सप्लेन किया कि शॉर्ट क्वेश्चन क्या है। तो उसने हमसे पूछा था कि क्या आप नॉन फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो कैसे? हमने कहा कि सर मेजर तो टूल से ही की जा सकती, लेकिन हाँ एक तरीका है। वो क्या है? बाय सर्वे। ठीक है, सोशल एक्सपेरिमेंट जिसको हम कहते हैं। मैंने यार इसकी सबसे अच्छी मिसाल बताई थी कि अगर एक बंदा किसी चीज से डरता है ना, तो जरूरी नहीं है कि उतना ही दूसरा बंदा उस चीज से डरता हो। सहम जाना उसको देख के, हो सकता है एक बंदा सहम है, दूसरा बंदा बेहोश हो जाए। सही बात है कि नहीं? तो फियर का कोई एक लेवल है, कोई वैल्यू नहीं होती है। हम उसको मेजर कर नहीं सकते। बाय सर्वे है, ऑब्जर्व किया जा सकता है, देखा जा सकता है कि आप कितनी मेहनत और कितनी शिद्दत से मेहनत करके पढ़ते हो और मेहनत करते हो। ये आपकी सलाहियत है या आपकी काबिलियत है। हर इंडिविजुअल पर्सन की अपनी अपनी है, जिसको हम नाप नहीं सकते। वो एक टाइम आता है जब उभर के सामने आ जाती है। फिर कई बार ऐसा होता है कि वो अंदर ही रहती है, उसको टाइम लगता है उभारने के लिए। किसी की प्रोमिनेंट होती है, किसी की प्रोमिनेंट नहीं होती है। समझ रहे हो कि नहीं समझ आ रही? तो हमारा काम, हमने उसको प्रोमिनेंट करना है। तो यही हमारी नॉन फिजिकल क्वांटिटीज में एक्सप्रेस की जाती है। ठीक है, ये हमारा था प्रीवियस लेक्चर। जो आज का टॉपिक हमारा होगा वो होगा बेस एंड ड्राइव क्वांटिटीज। ठीक है, बेस एंड फिजिकल ड्राइव क्वांटिटीज। अब समझना है, इसको देखना है और पढ़ना है। हमने पहले एक रूल बना दिया है अपनी, मतलब कि न्यू कोर्स का, कि हम एक एक लाइन पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। ठीक हो गया? मेरी बात समझ रहे हैं? ज्यादा डिटेल हमारी नहीं है। हमारा क्या है? हमारा काम है, हमने अपनी बेसिक एक बिल्डिंग बनानी है। और जब बिल्डिंग की एक बेस सही ना बने तो फिर बिल्डिंग कैसे क्रिएट होगी? समझ रहे हैं? तो पहले हम अपनी बिल्डिंग क्रिएट करेंगे। वो बिल्डिंग अगर अच्छी हो रही है तो इंशाल्लाह बेस अच्छी होगी तो बिल्डिंग भी अच्छी होगी हमारी। समझ रहे हैं? तो अब हमारे पास टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आपके सामने है। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज की टाइप जो है वो आपके जो है ना, आप देखते हैं उसके साथ लिखी है बेस एंड ड्राइव क्वांटिटी। अच्छा, बेस एंड ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी के अलावा भी कोई होती है? ये हमने फर्स्ट ईयर में जाके इस बात को डिस्कस करना है। ठीक है, क्योंकि अगर हम फर्स्ट ईयर, मैंने कहा ना कि कुछ बातें उन्होंने फर्स्ट ईयर से कंपेयर की हैं, तो चलो हम भी फिर सही तरह से कंपेयर करते हैं। क्या है? कहते हैं कि देखिए, अगर आप 3 पढ़ रहे हो ना 9th क्लास में, तो तीसरी है वो हम फर्स्ट ईयर में पढ़ लेंगे। उसको कहते हैं सिस्टमैटिक। ठीक है, तो वो उसके डिफरेंट नेम से जो आप दिल करता वो बोलते जाते हैं। ठीक है, अभी जो हमारे यहाँ पे सिलेबस में लिखी हुई है बेस एंड ड्राइव। ठीक है, यहां तक बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही है? तो अब हमने एक लाइन रीड करेंगे, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा कि आपने इसको लिखना कैसे। अब देखिए, फिजिक्स इज द साइंस ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। ये तो हमने पहले भी पढ़ ली है। Where we interact with many different types of material objects. Yes, ऐसे ही है। मोबाइल है, मार्कर है, different things हैं जिनको हम फेस करते हैं। These objects are exposed in terms of their measurable features known as physical quantity. तो देखें, उसकी जो physical quantity की proper definition है ना, वो यहाँ पे भी अब बता रहा है।
ठीक है, आप देखेंगे लिखी हुई है दीज ऑब्जेक्ट आर एक्सपोज्ड इन टर्म ऑफ देयर मेजरेबल फीचर नाउन एज, जैसे कि लेंथ, ब्रेड्थ, थिकनेस, mass, volume, density, time and temperature। आपके सामने ये सारी लिखी हुई है और उसने एटसेट्रा भी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब और भी हो सकते हैं क्योंकि फिजिकल क्वांटिटीज है, ठीक है, और हम इनको मेजर कर सकते हैं। ये ऐसी चीजें, ये ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। शायद आउट ऑफ दीज द साइंटिस्ट हैव सिलेक्टेड arbitrary some quantities to play a key role, कि ऐसी क्वांटिटीज उन्होंने फिक्स कर दी हैं जिनके ऊपर हम बाकी भी क्वांटिटीज को क्या कर सकते हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए बाकी क्वांटिटीज को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो दे आर कॉल्ड बेस क्वांटिटी, ठीक है, तो उसने यही बात करनी है। ऑल द क्वांटिटी व्हिच कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म ऑफ वन और मोर बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड ड्राई फिजिकल क्वांटिटीज। अब अगर हम सर हमें ये बताएं कि डेफिनेशन हमने क्या करनी है, तो नए कोर्स के मुताबिक उसने जो डेफिनेशन लिखी हुई ना वो ये लिखी हुई है, द साइंटिस्ट हैव सिलेक्टेड arbitrarily some quantities to play a key role, they are called base quantity। ये बेस क्वांटिटी की आपके सामने डेफिनेशन ये, ठीक हो गया। चलो समझ आ गई। फिर इसके साथ एग्जांपल्स भी लिखेंगे। अभी टाइप्स की मैंने हेडिंग बनाई है, जिस तरह बनाई है आप उसी तरह ही इसको अपने नोट्स में लिखते जाएंगे। उसके बाद अगर हम दूसरी डेफिनेशन देखें इसी से आगे, तो कहते हैं कि ऑल द क्वांटिटीज व्हिच कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म ऑफ वन और मोर बेस क्वांटिटी। अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे प्रॉपर तरीके से, लेकिन पहले पढ़ लेना वो क्या कह रहा है। More base quantities are called dry physical quantities, ठीक हो गया। For example, speed is a dry quantity, ठीक हो गया। तो हमें स्पीड की एग्जांपल दिया, हम कर लेते हैं। चल, तो सबसे पहले बेस क्वांटिटी को हमने एक्सप्लेन किया। बेस क्वांटिटी में हमने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है, ये हेडिंग आप मेंशन करते जाइएगा, ठीक है। डेफिनेशन मैंने आपको मार्क करवा दिए, ठीक हो गया। डेफिनेशन के बाद हम इसकी कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे, बट वो क्या है, वो कौन सी हैं, वो अभी थोड़ी देर बाद। उसने अभी हमें यहाँ पे न्यू कोर्स में बताई नहीं है, तो जब आएगी हम उसको उसके साथ मैचिंग कर लेंगे। तो ये हमारी बेस क्वांटिटी की हेडिंग हो जाएगी और यहाँ पे हम बना लेंगे अब ड्राई क्वांटिटी, ठीक है। यहाँ पे हम बना लेते हैं ड्राई क्वांटिटी की हेडिंग। जी, तो ड्राई क्वांटिटी में भी इसी तरह आप डेफिनेशन लिखेंगे। और डेफिनेशन के बाद आप इसमें मेंशन कर लेंगे इसकी एग्जांपल। शाबाश। अब सबसे पहले उसने एग्जांपल हमें स्पीड की दी है। अब इस चीज को प्रूफ करना है कि क्या स्पीड ड्राइव की है, क्या स्पीड बेस है, हम इस चीज को प्रूफ करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसने हमें ये चीज बताई है कि स्पीड इज अ ड्राइव क्वांटिटी। ओके, अगर आप अगले पेज पे आएंगे तो हमें कुछ बेस क्वांटिटीज नजर आएंगी जो कि फिक्स्ड कर दी गई है। आपको नजर आ रही है सबको? टेबल नंबर 1.2 सब नजर आया सबको? ये कुछ की है रोल जो उन्होंने फिक्स कर दी। तो अगर हम देखें सबसे पहले इसमें अगर मैं एग्जांपल लिखना चाहूँ तो मैंने सारी लिखूंगा ना, 7 है तो सबसे पहले लेंथ
बताते जाए। सेकंड मैस, शाबाश। टेम्परेचर, टाइम, टेम्परेचर, जी। तो इसके साथ इनके यूनिट भी लिखे हुए उसमें। लेंथ का होता है मीटर, मैस किलोग्राम, टाइम का सेकंड, टेम्परेचर का केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का बोलते हैं शामिल एम्पेयर। जी, कैंडल, मोल। तो हमारे पास हमारे सामने ये 7 फिक्स्ड बेस क्वांटिटीज है। एमसीक्यूज बन जाए हमारे पास, हाउ मेनी बेस क्वांटिटीज आर 7। ये हमारा एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है, समटाइम्स में पूछा भी हुआ है कि 7 बेस क्वांटिटीज होती हैं हमारे पास। ठीक हो गया, या आप इसको मेंशन कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ तक आए। यहाँ तक मेरे ख्याल से आप लोग को सबको समझ आ गई है। अब इम्पोर्टेंट बात जो हम पढ़ रहे हैं क्या है कि सर उसने कहा कि स्पीड इज अ ड्राइव क्वांटिटी, स्पीड इज अ ड्राइव क्वांटिटी। लेकिन हमने अगर डेफिनेशन में गौर किया तो डेफिनेशन हमें क्या बता रही है? डेफिनेशन हमें बता रही है 2 और मोर देन 2 बेस क्वांटिटी से मिलकर ड्राइव क्वांटिटीज बनी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्पीड है, ये जो स्पीड है ये इन्हीं बेस क्वांटिटी से मिलके बनी है जी। तो इसका मतलब हर ड्राइव क्वांटिटी क्या इन्हीं बेस क्वांटिटी से मिलके बनेगी? बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है कि ये जो 7 आपको नजर आ रही है इनके अलावा और कोई नहीं हो सकती। इन 7 को मैं मिलाऊंगा तो एक नई क्वांटिटी बनेगी जिसको हम, जिसमें से पहली एग्जांपल उसने क्या की? स्पीड। अब इस स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? क्योंकि हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ना जाके, लेकिन हमें ड्राइव क्वांटिटी प्रूव करने के लिए इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है ये देखिए जी। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस ओवर टाइम। अब बात है कि सर डिस्टेंस टाइम तो चलो ठीक है, हमें यहां पे नजर आ गई, ये सेकंड हो गया, लेकिन ये डिस्टेंस हमें नजर नहीं आ रहा। तो फिर ये भी एक एमसीक्यूज है, ये भी एक एमसीक्यूज है जो आपके 9th क्लास में प्रीवियसली पूछे गए हैं क्रॉनिक कोर्स में। क्या कि सर यहां पे मैं लिख दूं एमसीक्यूज क्या है? एमसीक्यूज हमारे पास ये है कि सर लेंथ, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, यहां तक समझ आ गई। और इसमें एक और चौथा भी है, लाइट ईयर। इन सब का यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि आपको प्रीवियस कोर्सेज में ये ज्यादा पूछा गया है। कई बार बच्चों को पता ही नहीं होता और बच्चे गलत लगा जाते हैं। ठीक है, तो लेंथ, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और लाइट ईयर, इन सब का यूनिट मीटर होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो लेंथ लिखा हुआ है, डिस्टेंस का भी यूनिट वही हुआ। तो ये देखिए
डिस्टेंस का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकंड। दो बेस क्वांटिटीज आपस में डिवाइड हुई तो हमारे पास क्या मिली? तो इसका मतलब स्पीड इज अ ड्राइव क्वांटिटी। ये तो हमें पता लग गया, ये तो हमें पता लग गया। एक थोड़ी बड़ी एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको समझ आए ना। हम एक बड़ी एग्जांपल ले लेते हैं नॉलेज में इजाफा करने के लिए, क्योंकि अभी से हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो हमें चीजें याद होना शुरू होगी। मैं आपके सामने लिखता हूं पावर, एग्जांपल है डायरेक्ट क्वांटिटी की। पावर इज एग्जांपल ऑफ ड्राइव क्वांटिटी। अब हमें इसका फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला क्या है? देखें, फार्मूला होता है इसका एनर्जी पर यूनिट टाइम। चलिए टाइम का तो हमें पता है कि टाइम का यूनिट सेकंड होता है, लेकिन एनर्जी का यूनिट क्या है? एनर्जी का तो यूनिट मुझे हमें पता ही नहीं। अब एनर्जी के यूनिट को हम क्या करें? हमें फिर पता लगा कि सर इसमें से एक और चीज निकली, एनर्जी इज आल्सो ड्राइव क्वांटिटी, क्योंकि यहां पे तो वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। फिर इसका कोई ना कोई और ही दो बेस क्वांटिटीज मिलके निकली होगी। तो मैं अगर कहूं कि एनर्जी वर्क एक ही चीज है तो आपको अभी बात मान लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने अभी पढ़ा ही है। हम नेक्स्ट चैप्टर्स में जाएंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा एनर्जी और वर्क में क्या फर्क है, क्या होता भी है कि ये हम चीजें डिस्कस करेंगे। अच्छा, वर्क का यूनिट क्या है? फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो अभी तो हमने पढ़ा कि सर डिस्टेंस जो है वो किसका यूनिट? मीटर, डिस्टेंस का यूनिट। लेकिन फिर हम एक मसला कर गए कि सर फोर्स तो नजर ही नहीं आ रही, तो इसका मतलब फोर्स इज आल्सो अ ड्राइव क्वांटिटी। तो फिर मैं एक और एग्जांपल बना लेता हूं यहां पे। ये देखें, तो देखिए एक ही फॉर्मूले से एग्जांपल्स बनती जा रही है। कैसे? हमें पता यहां पे ये लग रहा है कि डिफरेंट बेस क्वांटिटीज को मिला के हमें ड्राइव क्वांटिटीज मिल रही है। अब यहां पे देखें, फोर्स का यूनिट क्या होता है? फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, बट हमें फॉर्मूला भी तो पता होना चाहिए ना। निकलता तो फॉर्मूले से ही है यूनिट। अब इसका यूनिट क्या है वो पता लगाने के लिए इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब इसका फॉर्मूला होता है एम ए। अब फिर वही बात आ गई कि सर हमें मास का तो पता है लेकिन एक्सेलरेशन का नहीं पता। फिर इसका मतलब एक्सेलरेशन ड्राइव क्वांटिटी है जी, क्योंकि इसमें नजर ही नहीं आ रही। तो चलते जाते हैं, हम देखते हैं हम कहां तक पहुंचते हैं। देखिए हमें पता लग गया कि सर मास का यूनिट केजी है, ये तो बात समझ आ गई। लेकिन एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है? तो यहां पे एक्सेलरेशन के लिए हम एग्जांपल बना लेते हैं। आप के बुक में जो एग्जांपल लिखी हुई है आप सिर्फ वो भी लिख सकते हो, ये कोई नहीं हार्ड एंड फास्ट रूल की वो ही लिखनी है, आप अपने से बना के लिख सकते हो। ठीक है, ये मैं इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए। क्लियर हो रही मेरी बात जी? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है कि सर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला रेट ऑफ वेलोसिटी, सिंपल रेट ऑफ वेलोसिटी। ये देखें, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये देखें, फिर वही बात आ गई कि सर हमें टाइम का तो पता है लेकिन वेलोसिटी का तो पता ही नहीं। तो वेलोसिटी का कैसे नहीं पता? अभी तो पता लगाया हमने। ये देखिए, जैसे स्पीड डिस्टेंस ओवर टाइम होता है तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम होगा। तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकंड। तो ये देखिए मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, इसका आ जाएगा मीटर पर सेकंड। आ गया? लेकिन ये तो मीटर पर सेकंड हो गया। यहां पे वेलोसिटी है, मैं इसकी जगह मीटर पर सेकंड पुट करता हूं और नीचे भी सेकंड है, +1 ऊपर जाके शाबाश बोले ना -1, तो क्या बन जाएगा? ms बोले -1 इंटू -1 बेसिस सेम पावर है -2। यह हमें एक्सेलरेशन का पता लग गया। ले आओ यहाँ पे, अब एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करते हैं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये चीज आपकी न्यूटन की इक्वल है।
अभी तो हम किसकी बात कर रहे हैं, बेस क्वांटिटी ड्राइव क्वांटिटी में कैसे कन्वर्ट हुई। ये बेस यूनिट है, ये कौन सा यूनिट है, ये तो ड्राइव यूनिट है। कहां से निकला, यहां से निकला। अब आई समझ, ये भी एमसीक्यूज बन सकता है आगे चैप्टर्स, नेक्स्ट चैप्टर्स में आएगा, नेक्स्ट चैप्टर में हम फिर डिस्कस करेंगे इसको। लेकिन अभी जो हमारा काम चल रहा है हम सिर्फ उसको देखेंगे कि ड्राइव क्वांटिटी ये पावर निकली कैसे बेस क्वांटिटी से। यहां तक क्लियर हो रही है मेरी बातें। चले आगे आ जाए। अब मैं इसकी वैल्यू कहां पे, यहां पे पुट कर देता हूं, ठीक है। इसको मैं यहां पे सोल्व करूं, ये देखें, वर्क केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहां से उठाया मैंने, उसके साथ क्या लिखा हुआ है, डिस्टेंस, डिस्टेंस ये मीटर। तो क्या हो जाएगा, ये वर्क इज इक्वल टू केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये जॉउल की इक्वल होता है। वो नेक्स्ट बात, नेक्स्ट पे जाके इसको उठाओ, लाके यहां पे पुट कर दो, इसको उठाओ लाके यहां पे पुट कर दो। तो ये ले पावर इज इक्वल टू केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, नीचे ये। तो ये हमारा जस्ट आपको ये सारी बातें समझाने का मकसद क्या है, बुक में नहीं है, बुक में नहीं है। करना क्या है, करने का मकसद ये था कि आपको ये पता लगे कि ड्राइव क्वांटिटी की जो हमें डेफिनेशन दी गई है वो बिल्कुल परफेक्ट है कि दो या दो से ज्यादा, काफी ज्यादा हमें इस्तेमाल की है, दो या दो से ज्यादा बेस क्वांटिटीज अगर इस्तेमाल की जाए तो हम उसको ड्राइव क्वांटिटी कहते हैं। क्लियर हो गई मेरी बात? चल यहां तक मेरे ख्याल से आप सबको समझ आ गई होगी, ठीक है। एक एग्जांपल जो बुक में उसने दी हुई थी वो आपकी मैंने मेंशन कर दी थी, ये आपके सामने लिखी हुई है, ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं, उसने एक और एग्जांपल दी हुई है, अगर आप गौर करें तो एग्जाम्पल क्या है, कहता है कि एग्जाम्पल के मुताबिक वो आपको कहता है जी, तो वो कहता है कि फॉर एग्जाम्पल स्पीड इज अ ड्राइव क्वांटिटी व्हिच डिपेंड ऑन डिस्टेंस एंड टाइम। डिस्टेंस एंड टाइम पे डिपेंड करे जी, एंड टाइम व्हिच आर बेस क्वांटिटीज वेयर द डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल। अब डेंसिटी ऑफ मटेरियल दूसरी एग्जांपल है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये देखें सेकंड एग्जांपल, डेंसिटी, इसका सिंबल ये भी होता है रो, इसको रो कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम इज अ ड्राइव क्वांटिटी और अ बेस क्वांटिटी। वॉल्यूम इज अ ड्राइव क्वांटिटी और अ बेस क्वांटिटी। क्योंकि यहाँ पे नजर ही नहीं आ रही हमें। अब अगर हम वॉल्यूम का फॉर्मूला देखते हैं तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम हमें बताता है तीन लेंथ है, एक क्यूब की लेंथ, विड्थ एंड ब्रेड्थ या हाइट भी कहते हैं आप उसको। समझ रहे हो कि नहीं समझ आ रही? तो मैं यही चीज ये देखें, वॉल्यूम इज इक्वल टू मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर मल्टीप्लाई बाय, तो कितना बन जाएगा, मीटर का क्यूब ही बन जाएगा, मीटर का क्यूब ही हो जाएगा। एक मीटर ये है, एक मीटर ये है, एक तीनों को ऐड कर दो, 1 + 1 + 1 कितना हो गया, +3, तो कितना बन गया ये, मीटर क्यूब। कितना बन गया ये, मीटर क्यूब। शाबाश। तो मैं इसको रख करता हूं, तो मैं इसकी जगह पे डेंसिटी की जगह पे एग्जाम्पल आप कोशिश करिए ऐसे ही जिस तरह मैं मेंशन कर रहा हूं आप भी ऐसे ही लिखें, ताकि पूरी लैबोरेटेड फॉर्म में हमें पता लगे कि ये ड्राइव क्वांटिटी ही है। ये केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब, ये हमारी ड्राइव क्वांटिटी की एक एग्जांपल होगी। इसकी क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड। ओके, क्लियर है, समझ आ गई यहां तक? चल जी, कुछ पूछना जी, चल यहां तक समझ आ गई सबको? चलो ठीक है, अब आगे चले। अब वो कहता है मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। देखते हैं क्या कहता है वो हमें।
इसके अंदर क्या कहना चाह रहा हूं उनसे, क्या कहने की कोशिश कर रहा है। कहता है कि a measurement is a process of comparison of unknown quantity with a widely accepted standard quantity। ये क्या चीज है? अब मैं इसकी ना थोड़ी सी कहानी आपको समझाने की कोशिश करता हूं और आपको समझ इंशाल्लाह आ जाएगी। देखें, अगर मिसाल के तौर पर मैंने किसी भी एक मुल्क से एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर दी, क्योंकि हम हर चीज तो बना नहीं सकते और हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं उन चीजों की, तो फिर क्या प्रोसेस, फिर हमारा आता है तिजारत करना, इंपोर्ट करना और एक्सपोर्ट करना। हम चीजों का लेन देन करते हैं। अब जब लेन देन हो रहा है ना किसी एक कंट्री का दूसरी कंट्री से, तो हमें एक स्टैंडर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। वो स्टैंडर्ड क्या है? उसको समझाने के लिए उसने ये लाइन लिखी। इसकी और मिसाल देखो और आपको अच्छे से समझे। मिसाल के तौर पर गली में एक फूड वेंडर वाला आता है या सब्जी बेचने वाला आता है। तो सब्जी वाला जो है वो आया, उसने कोई भी सब्जी बेच रहा है या आलू बेच रहा है, कोई भी सब्जी बेच रहा है, वो आता है, वो आवाज लगाता है, आप आ जाते हो। फिर एक साथ एक और बंदा आ जाता है, वो आके कहता है, बंदा आप आओगे मुझे किलो आलू दे दो। वो आएगा, वो कहेगा मुझे 5 ग्राम आलू दे दो। मसला नहीं पड़ गया? क्लैश नहीं हो गया? ये क्लैश क्यों पड़ा? क्योंकि हमने एक स्टैंडर्ड नहीं क्रिएट किया। ठीक है, क्लैशेस से बचने के लिए हमने एक स्टैंडर्ड क्रिएट कर दिया। वो स्टैंडर्ड क्या है? वो स्टैंडर्ड ये है कि अगर आप मैथ्स ले रहे हो ना, तो मैथ्स का यूनिट हमेशा, तो हर चीज किसमें क्रिएट की जाएगी? केजी में। आधा किलो हो गया, समझ रहे हो? 3 पाव, वो व्हाटएवर, वो फिर कम हो जाता था, आधा किलो या किलो हो गया। मेरी बात समझ रहे हो? हमने एक स्टैंडर्ड क्रिएट कर दिया। अब साइंटिस्ट ने भी ये काम किया। साइंटिस्ट ने क्या किया कि इन चीजों का एक स्टैंडर्ड क्रिएट कर दिया। वो स्टैंडर्ड क्रिएट करने से क्या हुआ कि अगर मिसाल के तौर पर मेरे पास किलो वाला कोई ऐसी चीज नहीं है कि मैं उसको मेजर कर सकूं, लेकिन मेरे हमसाए या मेरे पड़ोसी के पास या किसी ऐसे बंदे के पास मौजूद है आसपास, उसके पास 1 किलो वाला पत्थर मौजूद है जिससे वो मेजर करके लोगों को चीजें बेचता है, तो मैं उससे लेके आऊंगा, मैं उस तरह का वजन क्रिएट करूंगा। अब देखो मेरे पास एक स्टैंडर्ड पड़ा हुआ है ना, उस स्टैंडर्ड को बनाने के लिए मैंने क्या किया, एक और चीज क्रिएट कर ली। तो 1 किलो के साथ 1 किलो बन गया ना, तो ये मिला के कितने हो गए? 2 किलो। इसी तरह मैं और क्रिएट कर लूं तो 5 किलो हो जाएगा ना। तो इस तरह एक स्टैंडर्ड क्रिएट किया जाता है। स्टैंडर्ड की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, समझ रहे हो? लेकिन वो फर्स्ट ईयर में हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट ईयर में इस पॉइंट को काफी डिटेल से डिस्कस किया गया। चेंज नहीं होना चाहिए बार बार, मैं कुछ आप कुछ इस्तेमाल कर रहे हो, ये प्रॉपर्टीज है उसकी, समझ रहे हो? फिर तो एरर्स आएंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे ना हम इस चैप्टर में, तो फिर एरर्स इसी वजह से क्रिएट होते हैं कि आप कुछ और वैल्यूज मेजर कर रहे हैं, मैं कुछ और वैल्यूज मेजर करूंगा, तो ये तो काम खराब है। ऐसे ही है ना कि नहीं? समझ आ रही? तो अगर आप इस लाइन को दोबारा डिस्कस करते हैं, इस लाइन को पढ़ते हैं, तो कहते हैं कि अ मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। आप मेजर कर रहे हो किसी ऐसी चीज से जो आपका एक स्टैंडर्ड है। किलो चावल लेने तो मैं 1 किलो का पत्थर रखूंगा, वो स्टैंडर्ड एक पत्थर क्रिएट किया गया, वो एक स्टोन क्रिएट किया गया कि कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद द वाइडली एक्सेप्टेड, जो पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्ट किया गया है, जो पूरे वर्ल्ड में वो क्या है? 1 किलो है, 1 सेकंड है, 1 मीटर है, केल्विन है, एम्पेयर है, केल्विन के मोल, इस तरह की वैल्यूज उन्होंने एक्सेप्ट की है कि अगर आपने तिजारत करनी है तो इसमें करो। समझ आ रही है? पूरे कंट्री में इससे ही तिजारत होगी, लेन देन इसी से ही होगा। ठीक है, चले तो एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अब उसने एक एक्टिविटी बताई, इस एक्टिविटी को रीड करते हैं। इस एक्टिविटी में उसने क्या कहा है, हमें ये बात हमें समझ आएगी और इसी में एक यूनिट की भी डेफिनेशन हमें मिल जाएगी। अब देखते हैं एक्टिविटी क्या कहता है।
कहते हैं कि द टीचर शुड फैसिलिटेट दिस एक्टिविटी एंड इनिशिएट डिस्कशन एज पर डायरेक्शन. One student should measure the length of a writing board with his hand. The same should be repeated by 4 or 5 students are all measured same. If they differ, then why? Why is the solution to avoid confusion? ये काफी क्वेश्चन उससे हमने पूछे. तो बात एक ही है कि अगर कोई चीज वेरिएबल रहेगी ना तो हमेशा कंफ्यूजन अनसर्टेनिटीज क्रिएट होंगी. लेकिन अगर सबका एक ही स्केल है, सब एक ही स्केल से कर रहे तो फिर क्या कंफ्यूजन आ सकती है? कंफ्यूजन आ सकती है. ओके, ठीक है. चलिए अब आगे चलते हैं. अब अगर हम आगे देखें तो हमें कहते हैं कि इन द अर्ली डेज पीपल यूज्ड टू मेजर लेंथ यूजिंग हैंड और आर्म्स. ये अगर हम हिस्ट्री, अभी मैं हिस्ट्री में नहीं जा रहा, फिर कभी मैं आपको हिस्ट्री भी बताऊंगा कि ये लेंथ की कैसे क्रिएशन हुई. ये किंग्स जो बनते थे उनके नाम पर उनके फ्रूट वगैरह देख के जो है ना, आर्म्स देख के उनके उस पे जो है ना यूनिट क्रिएट की जाते थे. ठीक है. फिर एक पॉइंट से एक पॉइंट तक उन्होंने क्रिएट किया. तो ये डिफरेंट जो है ना इसकी लेंथ की जो है हिस्ट्री है, जिसके ऊपर हम जो है ना अभी डिस्कशन ज्यादा नहीं करेंगे. चलिए देखिए, कहता है कि यूजिंग हैंड और आर्म्स, फूट और स्टेप्स. देखा है ना, फूट और स्टेप्स. ये मैंने आपको यही उसकी बड़ी हिस्ट्री है पीछे. This measurement may result in confusion as a measurement of the different people may different from each other because of different size of their hands. सिंपल सी बात है. क्या कहते थे? एक फुट है. अब किसी का हाथ बड़ा होता है, किसी का हाथ छोटा होता है, तो किसी का फुट और किसी का फुट. अगर मैं फुट भी ले लूं तो किसी का फुट और किसी का फुट, तो ये कंफ्यूजन नहीं होगी. उसने ज्यादा फुट क्रिएट कर लिया, मैंने कम फुट क्रिएट कर लिया, तो ये तो कंफ्यूजन क्रिएट हो गई. तो यही वो चीज आपको बताना चाह रहा है कि डिफरेंट पीपल में डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बिकॉज ऑफ डिफरेंट साइज ऑफ देयर हैंड्स, आर्म्स और स्टेप्स. टू अवॉइड सच कंफ्यूजन there is a need of standard so that measurement by any person may result the same. हमें एक स्टैंडर्ड क्रिएट करना पड़ेगा, एक यूनिट क्रिएट करना पड़ेगा जो कि सबके लिए सेम हो, फिर कंफ्यूजन नहीं आता. अब आपको यूनिट की डेफिनेशन बता रहा है. दिस स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट इज नाउन एज यूनिट. ठीक है. अब आपने डेफिनेशन कहां से लिखनी है? यहां से नहीं डेफिनेशन लिखनी, आपने डेफिनेशन लिखनी है यहां से. to avoid such confusion there is a need of to avoid confusion. सच भी नहीं लिखेंगे क्योंकि फिर शॉर्ट क्वेश्चन में तो सच थोड़ी आएगा, वो फिर पूछेगा कि कौन सी कंफ्यूजन. to avoid confusion there is a need of standard so that measurement by any person may result the same. This standard of measurement is known as shabash. A measurement consists of two parts. अब वो पार्ट्स बताने लगा है. वो पार्ट्स फिजिकल क्वांटिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स है. ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स है. ये कल भी मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किया था. आज वही बात जो है ना रिपीट करने लगा कि Q इज इक्वल टू NU. ठीक है, इसको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी. या फिजिकल क्वांटिटी जी, इसको हम कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू. और इसको हम कहते हैं यूनिट. यही बात, यही पैराग्राफ, इसके साथ आप ये चीज मेंशन कर सकते हो. ठीक है, ये चीज आप वहां पे मेंशन कर सकते हो उस पैराग्राफ के साथ. कहते हैं कि a measurement consists of two parts, a number and a unit. A measurement without unit is meaningless. मैं कभी भी यूनिट के बगैर किसी चीज को एक्सप्रेस नहीं कर सकता. मैंने आपको पीछे इसकी प्रीवियस एग्जांपल दे दी है. देखिए, नॉट वेरी फॉर इन द पास्ट एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड हैड इट्स ओन यूनिट ऑफ मेजरमेंट. हाउएवर प्रॉब्लम वर फेस व्हेन पीपल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज एक्सचेंज साइंटिफिक इंफॉर्मेशन और ट्रेड. जैसे मैंने आपको बताया कि import export करना information with other countries using the different. Eventually people got the idea of standardized the unit of measurement which could be used all
कंट्रीज ऑफ एफिशिएंट वर्किंग एंड ग्रोथ ऑफ म्यूचुअल बिजनेस एंड शेयर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन। और इसी वजह से अगर हम अगला टॉपिक देखें तो इसी रीजन की वजह से हमने उसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का नाम दिया, जो आपके सामने ये है, देख रहे हैं? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, समझ आ गई? आई होप आपको समझ आई गई होगी, जो मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, बेस एंड डिराइव्ड क्वांटिटी। आपने इसको ऐसे लिखना है, इसके साथ हमने यूनिट की भी डेफिनेशन कर ली है, ठीक है। और यूनिट के लिए अगर आपको एग्जांपल्स की जरूरत पड़े, ये देखिए डेफिनेशन, ये हेडिंग वगैरह जो है ना आप उतार लीजिएगा, नोट्स में क्लियर कर लीजिएगा, तो मैं चेक कर लूँगा। और डेफिनेशन के साथ हम इसकी एग्जांपल क्या दे सकते हैं? कोई भी दे सकते हैं। ये शाबाश। लिखने का तरीका क्या है? सबसे पहले मीटर लिखेंगे, मीटर के साथ ब्रैकेट में लेंथ लिख लें, ताकि इस तरह जो भी आपकी एग्जांपल्स होंगी वो क्लियर हो जाए, क्योंकि हम यूनिट की डिस्कशन कर रहे हैं। जी, सिंबल इस तरह लिखिए, बेटर है कि यूनिट पहले आ जाएगा और ब्रैकेट में उसकी क्वांटिटी आ जाएगी, क्योंकि हम यूनिट को डिस्कस कर रहे हैं। एग्जांपल 2-3 इसका आप डाल सकते हैं, ठीक है। जो बेसिक है, जो 3 बेसिक है वो ये है, इनको लास्ट में लिखा करें यूनिट में। ओके, क्लियर है? चलिए।